हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लगातार जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके पहले 3 या 4 सवाल बनाया है, ये अगला सवाल है। पर ये जो सारे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, इसमें इन सारे में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सभी के अलग अलग तरह के हैं। और जो कुछ सारे अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं, जैसे कि किसी में प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया, किसी में डेप्रिसिएशन और एसेट का अकाउंट बनाया, किसी में केवल एसेट का अकाउंट बनाया। तो इस तरह से अलग अलग सभी के एडजस्टमेंट्स हैं। उसी में ये अगला सवाल है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट में दिया हुआ, ये 2021 का कॉलम है या ये 2022 का कॉलम है, मतलब प्रीवियस ईयर का ये, करंट ईयर का ये। दिया हुआ लायबिलिटी साइड में क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि शुरू में था 4 लाख प्रीवियस ईयर में, अभी वो हो गया 7,50,000, 7,50,000। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, तो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पहले 60,000 था, अब वो हो गया 1 लाख बढ़ करके। उसके बाद में जनरल रिजर्व जो शुरू में था 70,000, अब घट करके हो गया 50,000, रिजर्व घट गया है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हुआ 1,70,000 था शुरू में, अब वो हो गया 1,20,000। और 10% डिवेंचर्स जो शुरू में 2 लाख का था, अब वो घट करके हो गया 1,80,000। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स है, जो 50,000 था शुरू में, अब हो गया 5 लाख था शुरू में, अब वो हो गया 7 लाख। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 2,10,000 शुरू में, अब वो 2,50,000। और ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000 था, अब वो हो गया 1,90,000। और बैंक का जो बैलेंस है वो 50,000 था शुरू में, अब वो हो गया 60,000। ठीक है, ये सवाल। और एडजस्टमेंट में है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड फॉर ₹50,000। साल के दौरान मशीन जिसका की कॉस्ट था, लागत था 80,000 रुपया, उसे 50,000 में बेचा गया। और डिविडेंड पेड ऑन शेयर पे जो डिविडेंड पे किया गया कितना, 80,000। तो ये जो सवाल है देख करके लग रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कोई भी एसेट है उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो हम उस स्थिति में उस एसेट का अकाउंट बना लेते हैं, जिससे कि कुछ इंफॉर्मेशन जो कि नहीं समझ में नहीं पता चल पा रहा है, उस एसेट के अकाउंट को बनाने पे पता चल जाएगा। तो पहले तो एक एसेट अकाउंट बना लेते हैं, मशीन अकाउंट। ये मशीनरी अकाउंट बना लिया, छोटा सा बनाते हैं। हाँ, ये हो गया मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्या है एसेट अकाउंट में, जो एसेट का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट में दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी। फिक्स्ड एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है कितना है, 5 लाख, उसे डेबिट में लिख दिया, टू बैलेंस बीडी 5 लाख। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख, उसे इस तरफ लिख दिया, बाय बैलेंस सीडी 7 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब जो है मशीन बेचा, कितने में बेचा है, तो 50,000 में बेचा है, और वो था कितने का, 80,000 का। तो पहले तो जो बेचा यहाँ पे दिखाते हैं, बाय बैंक अकाउंट, सेल हुआ है मशीन कितने में, तो 50,000 में। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, 50,000 का कैश का इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेचा गया। और जो 50,000 में बेचा गया उसका जो वैल्यू था, कॉस्ट था, उसका जो कॉस्ट था कितना था, 80,000। तो 30,000 रुपए का लॉस, ये लॉस यहां दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस। कितना, 80,000 का सामान 50,000 में बेचा, मतलब 30,000 का लॉस ऑन सेल को यहां दिखाया, जिसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 7,80,000। ठीक है, 7,80,000। अब जो यहां डेबिट में बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा, जिस साइड का टोटल ज्यादा रहता है उसे ही जोड़कर दोनों तरफ लिखते हैं, है ना। तो 7,80,000 क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, उसे इस तरफ भी लिखा 7,80,000। अब यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, वो परचेज आएगा, टू बैंक अकाउंट, है ना। परचेज कितना, 7,80,000 माइनस 5 लाख, 2,80,000। ये 2,80,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है। तो यहाँ पे जो इस अकाउंट को बनाने पे जो निकल के आया इंफॉर्मेशन, वो कहाँ कहाँ यूज होगा। तो पहला तो ये जो लॉस ऑन सेल है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और ये जो सेल हुआ एसेट,
इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, इससे कैश का इनफ्लो हो रहा है, और ये जो परचेज हुआ एसेट ये कैश का आउटफ्लो है, इसे भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जिस फर्म का वो लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड डेट डाल देते हैं ना, तो वो हो गया। अब हमें यहां जो चाहिए, क्या चाहिए, नेट। सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा एक्टिविटी से कैश का फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो नंबर 1 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें हमें चाहिए क्या, तो सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, वो चाहिए, तो वो तो या तो यहीं कैलकुलेट कर ले या यहाँ पे कर लेते हैं या नीचे में कर लेते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखते हैं कि कितना है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे एक्चुअली नेट लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस जो शुरू में 1,70,000 था, अब वो घट करके 1,20,000 हो गया, यानी साल के दरमियान 50,000 का लॉस। तभी ना जो बैलेंस था प्रॉफिट का 1,70,000, वो घट करके 50,000 घट गया, और घट करके 1,20,000 हो गया, तो 50,000 का नेट लॉस है। तो नेट लॉस 1,20,000 माइनस 1,70,000, ठीक है, तो लॉस हो गया 50,000 का। प्रॉफिट कब होता है, जब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे करंट ईयर में प्रॉफिट घटा हुआ है, यानी कि साल के दौरान बिजनेस से लॉस किया है, लॉस हुआ है बिजनेस में, तो ये 50,000 का लॉस। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि हाँ, डिविडेंड पे किया गया है, और भी एक काम हुआ है, रिजर्व जो हमारा 70,000 था शुरू में, अब वो 50,000 हो गया, इसमें भी ये हुआ 70,000 था और ये 50,000 हो गया, यानी कि एक्सेस ऑफ रिजर्व। अगर ये शुरू में कम रहता, बाद में ज्यादा हो जाता, तो ट्रांसफर टू रिजर्व होता, मतलब ये शुरू में सपोज 50,000 ही रहता, बाद में 70,000 होता, तो 20,000 बढ़ गया था, तो 20,000 ऐड करते ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। पर ये शुरू में 70,000 और घट करके 50,000 हो गया, तो ये एक्सेस ऑफ रिजर्व है, इसे भी लेस करते हैं, तो लेस एक्सेस ऑफ रिजर्व, वो कितना, तो भाई 70 से 50 हो गया, तो 20,000 वो भी निगेटिव हो गया, माइनस में हो गया। एक तो शुरू में लॉस था ही बिजनेस में, जो निगेटिव बैलेंस था, और ये एक्सेस ऑफ रिजर्व, इसे भी घटाते हैं, तो इसे भी लेस करेंगे। और उसके बाद में है यहाँ पे डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड डिविडेंड पेड कितना, तो ये है 80,000, जिसे ऐड करते हैं खुला छोड़ते हैं, जिसे घटाते हैं उसे ब्रैकेट में रखते हैं, तो 80,000 प्लस में और 70,000 माइनस में, तो कुल मिलाकर प्लस में कितना गया, 10,000। ये हमारा निकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। इसे यहां पे लिख लेते हैं, कितना है, 10,000। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। तो उसमें क्या करते हैं, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे ऐड करते हैं, और जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे लेस करते हैं। तो ऐड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है जिसे ऐड करना है, तो सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इसे ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कितना, तो ये है 30,000,
इसे ऐड करेंगे। और दूसरा डिवेंचर है, कंपनी ने इशू कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट, उसे भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट देंगे, अगर कुछ नहीं बोला हुआ सवाल में, कोई दूसरा कुछ अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है डिवेंचर का, उसी पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो 2 लाख का डिवेंचर है, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो गया 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 30 20 50,000 जोड़कर हो गया ये 60,000। ये हो गया हमारा क्या है, ये तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसे ऐड किया, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हैं, लेकिन वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं जिसे घटाना है। तो हमारा निकल गया क्या, यहाँ पे हमारा निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, निकल गया। अब इसके बाद में ये 60,000 निकला हमारा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी, उनका एडजस्टमेंट होना है। तो क्या होता है भाई, करंट लायबिलिटी के साथ सीधा संबंध है, मतलब वो बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, वो घटेगा तो घटाएंगे। और करंट एसेट के साथ उल्टा संबंध है, मतलब वो बढ़ेगा तो घटाएंगे और घटेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो भाई करंट लायबिलिटी में तो कुछ नहीं है ना, करंट लायबिलिटी कोई नहीं है। करंट एसेट्स है, उसमें क्या है, इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल है। ये दोनों क्या बढ़ रहा है ना, इन्वेंट्री करंट एसेट्स ये बढ़ रहा है। क्या बताया था मैंने कि करंट एसेट्स घट रहा है तो जोड़ेंगे और बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी घट रहा है तो घटाएंगे, बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे। तो करंट लायबिलिटी तो कुछ नहीं, करंट एसेट है। करंट एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घटाएंगे। लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरीज, कितना इंक्रीज कर रही है, तो भाई 1,40,000 से 1,90,000, तो 50,000 ये घटेगा। और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, नहीं सॉरी, ये क्या था, 1,40 से 1,90 कौन हुआ, ट्रेड रिसीवेबल हुआ है ना, तो यहां पे लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, तो 50,000। कैसे, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा 1,40,000 से 1,90,000 हो गया, तो 50,000 ये इंक्रीज किया तो उसे घटाएंगे। और इन्वेंट्री ऊपर में है, इन्वेंट्री कितना है, 2,10,000 से ये हुआ 2,50,000, तो ये भी बढ़ रहा है, इसे भी घटाएंगे। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ये कितना इंक्रीज किया, ये 2,10,000 से 2,50,000, यानी ये 40,000 इंक्रीज किया, 40,000 घटाएंगे। मतलब कुल मिलाकर घटाना कितना है, 90,000। तो जब 90,000 घटाते हैं, 90,000 माइनस में, 60,000 प्लस में, तो 30,000 माइनस में आ गया। ये क्या हुआ, ये चूंकि निगेटिव बैलेंस है तो क्या हुआ, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकल गया। इसके बाद में बारी आता है कौन सी एक्टिविटी का, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, तो फिक्स एसेट था जिसका हम लोगों ने यहां पे निकाल भी लिया था। फिक्स एसेट्स बेचा गया था 50,000 का, तो वो कैश का इनफ्लो है, लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना, 50,000। ये कैश आया बिजनेस में, कैश का इनफ्लो हुआ, और परचेज किया गया फिक्स्ड एसेट 2,80,000 का। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कितना, 2,80,000। ये कैश का आउटफ्लो है, तो यहां भी
आउटफ्लो इनफ्लो के कंपैरिजन में जो है ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 2,30,000। जब कैश का आउटफ्लो ज्यादा है दैट मीन्स क्या हुआ? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये घटेगा, नेगेटिव है माइनस। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, नेगेटिव बैलेंस आया, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कैश का आउटफ्लो ही ज्यादा हुआ है, यहां पे नेगेटिव ही बैलेंस आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई तीसरा थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या सारा आता है? तो शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर रिडीम करना, या कोई लोन लेना, कोई लोन लौटाना, या कोई लोन है उस पर इंटरेस्ट पे करना, डिवेंचर है उस पर इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जिस तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट का खरीदना, फिक्स्ड एसेट का बेचना, या वो जो सारा फिक्स्ड एसेट है या इन्वेस्टमेंट है उससे होने वाली कमाई, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या बताया इसमें हमने? शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर रिडीम करना, लोन लेना, लोन चुकाना, या डिवेंचर या लोन पे इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना शेयर पे, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो देखते हैं। तो भाई इक्विटी शेयर जो हमारा शुरू में 4 लाख था वो हो गया 7.5 लाख। तो नया शेयर इशू किया गया, यहाँ पे पैसा आया बिजनेस में, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 4 लाख से 7.5 लाख, यानी 3.5 लाख रुपए का नया शेयर इशू किया गया, तो 3.5 लाख रुपया आया। ठीक है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर, वो भी पहले 60,000 था, अब वो हो गया 1 लाख, मतलब 40,000 का नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, ये भी कैश का इनफ्लो है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर, कितना? 40,000, ये भी कैश का इनफ्लो हुआ। अच्छा, इसके बाद में आगे आते हैं। तो भाई डिवेंचर, डिवेंचर जो था पहले 2 लाख का था, वो 1,80,000 का हो गया, तो डिवेंचर को रिडीम किया गया, उनका पैसा वापस किया गया, तो ये कैश का आउटफ्लो है। रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, कितना? 20,000, मतलब ये घटेगा। और इसके अलावा डिविडेंड पे किया गया है और डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया गया है। ठीक है, तो डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया गया है? डिविडेंड पे किया गया है 80,000 रुपए। ठीक है, ये भी पैसा घटेगा क्योंकि ये कैश का आउटफ्लो है। और डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया गया, कितना? तो भाई 10% डिवेंचर, 2 लाख के डिवेंचर का 10%, 20,000, क्योंकि जब भी डिवेंचर वगैरह का बैलेंस और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। दूसरा बात, इंटरेस्ट के लिए बोले या नहीं बोले, इंटरेस्ट हम पे करेंगे। जैसे यहाँ सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया गया, पर यहाँ पे हम क्योंकि लोन है तो उसमें तो इंटरेस्ट पे करना ही है, तो वो इंटरेस्ट पेड दिखाएंगे। तो कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, कितना? 2 लाख का 10%, जैसे कि यहाँ पे ऐड भी किया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो 20,000। तो ये कैश का आउटफ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ये इनफ्लो, इनफ्लो कहां से हुआ? तो नया शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर इशू करके, फिर नया प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी कैश का इनफ्लो हुआ है। तो इक्विटी शेयर इशू करके 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 कैश का इनफ्लो, और प्रेफरेंस शेयर को इशू करके 40,000 कैश का इनफ्लो हुआ है। और जबकि आउटफ्लो कैसे हुआ? तो डिवेंचर को रिडीम किया गया 20,000 का, उसमें पैसा गया,
डिविडेंड पे किया, उसमें पैसा खर्च हुआ, वो कैश का आउटफ्लो है, और डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया, उसमें कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो अब क्या है, तो भाई आउटफ्लो कितना हुआ है, इनफ्लो तो हुआ है 350 प्लस 40 390, और आउटफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो हुआ है 80 20 1,20,000। 1,20,000 को 390 में घटा दिया तो कितना बचा, तो बचा 2,70,000। कैश का यहाँ पे इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो के कंपैरिजन में, यानी कैश फ्लो फ्रॉम, इसे क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जबकि इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ था, क्योंकि वहां पे कैश का आउटफ्लो ज्यादा था और यहाँ पे कैश का इनफ्लो ज्यादा, यानी कैश यहाँ पे बिजनेस में आया है और वहां पे क्या हुआ, कैश यूज हुआ। अब क्या करेंगे, इससे यहाँ पे बैलेंस करते हैं, तो भाई ये पॉजिटिव है 270, क्योंकि कैश का इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, और ये दोनों कैश का आउटफ्लो हुआ है 2,60,000, 230 प्लस 30 निगेटिव रेट, दो ये 30,000 निगेटिव है और ये 2,30,000 निगेटिव है, मिलाकर 2,60,000, जबकि पॉजिटिव 270, तो मिलाकर कितना आएगा, घटा कर आएगा 10,000। ये जो 10,000 आया ये हमारा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड, इसे मिटाते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या है, यहां पे जो बैलेंस शीट में अपनी जो बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस दिया हुआ है उसे इस बैलेंस में ऐड करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए। कहने का मतलब ओपनिंग बैलेंस 50,000 जो है, इसे जब इस बैलेंस में ऐड करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 60,000 आ जाना चाहिए। तो ऐड ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना, तो 50,000, इसे जोड़ा तो क्लोजिंग बैलेंस जो है 60,000 वो आ गई, ठीक है। क्लोजिंग बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये एक और सवाल, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोगों ने बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।